नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देश अपनी आज़ादी का 75वां सालगिरह मनाने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, मगर इस आज़ादी में कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी थीं। कई लोगों की कुर्बानी का ही नतीजा था कि हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो पाया। आज से हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को जानकारियां देंगे उन स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत की, उनके इतिहास की, उनके व्यक्तित्व की, ताकि उनसे हम बहुत कुछ अपने व्यक्तित्व में उतार सकें, कुछ सीख सकें और साथ ही साथ हम प्रतियोगिता परीक्षाओं में उससे कितना लाभ ले सकते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम जो है वो जीएस का भी एक अहम हिस्सा है। हम इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आज से जो हम लोग ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं आज़ादी के मौके पर, जब हम 75वीं आज़ादी की सालगिरह मनाने जा रहे हैं, आज हम चर्चा करेंगे सर के साथ, समीर सर के साथ, उस नौजवान की जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में देश के लिए ख़ुद को कुर्बान कर दिया। मगर वो कुर्बानी कितनी अहम थी और उस कुर्बानी के पीछे क्या लक्ष्य था और वो शख्सियत जिसने ये किया उनका क्या मकसद था, शायद आप समझ गए होंगे, मगर फिर भी हम आपको बता दें कि आज हम चर्चा करेंगे भगत सिंह के बारे में। तो सर, भगत सिंह जो थे, जिन्होंने 23 साल की उम्र में 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी गई। मगर सर, इस फांसी के पीछे उनकी एक सोच थी। उस सोच पर तो हम चर्चा करेंगे ही, बाद में हमारा तो भी सीरीज़ चलेगा। मगर हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक को, हमारे व्यूअर्स को और ख़ासकर जो छात्र हैं उन्हें हम भगत सिंह के बारे में बताएं। तो सर, आप बताना शुरू करें। देखिए, भगत सिंह एक ऐसी शख्सियत हैं हमारे इतिहास के, जिनका नाम लेने के साथ ही देश का चाहे कोई भी युवा हो उसका कलेजा गर्व से फूल जाता है। और वो ऐसे युवा रहे जो अपने जीवन काल में दुनिया के जो 4 महान हस्ती चर्चित हुआ करते थे उसमें से एक ये नौजवान भगत सिंह भी होते थे, जो मात्र 23 साल की उम्र में भारत की राजनीति में आते हैं। 5 साल वो भारत की राजनीति में सक्रिय रहते हैं और उसके बाद अपनी शहादत दे देते हैं। तो ऐसी शख्सियत, और उस समय उन्होंने जो भविष्यवाणी किया था देश के बारे में और तत्कालीन भारत की जो परिस्थिति थी उसका जो आकलन किया था और आगे हमारे देश का क्या होने वाला है उसके बारे में जो उन्होंने अपनी सोच रखा था, वह आज बिल्कुल आईने की तरह साफ होता है कि भगत सिंह का कहा हुआ एक एक अक्षर बिल्कुल सही था। तो इसलिए ऐसी पर्सनालिटी के बारे में आपने चर्चा शुरू किया, इससे बेहतर हमारे इस आज़ादी के महोत्सव के वर्ष में हमको नहीं लगता है कि और कोई बेहतर काम हो सकता था। तो जहाँ तक है कि शॉर्ट में हम लोग पहले सरदार भगत सिंह की जीवनी को ये देख लें, उसके बाद हम उनके योगदान और उनकी विचारधारा पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो होता क्या है कि पाकिस्तान में एक लायलपुर ज़िला है आज के डेट में, और उस लायलपुर ज़िला में एक गांव है बंगा। तो उसी बंगा गांव में इनका जैसो पैदाइश हुआ था 27 सितंबर 1907 को। अब है कि उनका जो परिवार था, वो परिवार पूरा का पूरा राष्ट्रीय आंदोलन से ओतप्रोत था। उनके परिवार के हर एक सदस्य जो थे वो राष्ट्रीय आंदोलन के नायक बने हुए थे। आप उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं कि उनके दादा अर्जुन सिंह थे, जिनका कि बहुत बड़ा रोल था राष्ट्रीय आंदोलन में।
उनके पिता जो है सरदार किशन सिंह थे, वो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बार बार जेल जा रहे थे। उनके चाचा स्वर्ण सिंह थे, वो भी राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जा रहे थे। और उनके एक और चाचा थे जो कि बड़े चाचा थे, सरदार अजीत सिंह, जिनके बारे में तो देश का हर बच्चा जानता है कि लाला लाजपत राय के साथ उन्हें भी काले पानी की सज़ा हुई थी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उनका जो पूरा परिवार था वो एक तरह से समझिए राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना हुआ था। और उसी परिवार में उनका जब जन्म हुआ था तो उनके जैसे जन्म के दिन की भी एक अजीब कहानी है। होता क्या है कि जिस दिन उनकी पैदाइश होती है उसी दिन उनके पिताजी मतलब सरदार किशन सिंह और उनके चाचा एक सरदार स्वर्ण सिंह दोनों जेल से रिहा होके आए थे। और उसी दिन जो है जो बड़े चाचा सरदार अजीत सिंह काले पानी की सजा भुगत रहे थे, उनको भी जो है सो उसी दिन निर्वासन से छुट्टी मिला था। तो इस तरह से उनका जो पैदाइश का दिन है वह काफ़ी भाग्यशाली दिन उनके परिवार और देश के लिए माना जाता है। और यही वजह है कि उनके परिवार वालों ने भगत सिंह को भांगो वाला कहना शुरू किया, मतलब भांगो वाला। हाँ, भांगो वाला। भांगो वाला मतलब भाग वाला। पंजाबी में उसका पंजाबी में उनको जैसो भाग वाला कन जैसो कहा जाता है। तो होता क्या है कि भगत सिंह के परिवार में जो दादी थी उनका काफ़ी अहमियत था। उनकी दादी का नाम जय कौर था। तो जय कौर ने खुशी के मारे भगत सिंह का नाम भगत सिंह रखा, मतलब नामकरण जो है उनकी दादी ने भांगो वाला से भगत सिंह कर दिया इनका नामकरण। तो इस तरह से इनका नामकरण हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये थोड़े से बड़े होते हैं, 3 साल के आसपास जब इनकी उम्र होती है, तो कहा जाता है कि एक दिन ये अपने पिता सरदार किशन सिंह के साथ खेत पहुँचे। और खेत पहुँचे तो वहाँ उन्होंने क्या किया कि एक लकड़ी ले करके खेत की खुदाई करने लगे और खुदाई कर करके कुछ तिनका उसमें गाड़ने लगे। जब उनके पिता सरदार किशन सिंह ने ये देखा तो उनसे पूछा कि भगत तुम ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बंदूक रोप रहा हूँ। तो चौंके उनके पिताजी। फिर पूछा कि इससे बंदूक कैसे पैदा होगा? कहा कि हाँ, पैदा क्यों नहीं होगा, आप गन्ना बोते हैं, बहुत सारा गन्ना होता है, तो इससे बंदूक भी पैदा होगा। नहीं, कम उम्र में भगत सिंह का जो बयान आया और उनके पिता सरदार किशन सिंह ने सुना तो वो दंग रह गए। और फिर आगे का भी कुछ हम लोग देखते क्या हैं कि जब वो 5-6 साल के रहते हैं तो एक बार फिर वो खेत जाते हैं अपने पिताजी के साथ। और वहाँ क्या देखते हैं कि कुछ लोग खेतों में रोपनी का काम कर रहे थे। तो इन्होंने पिताजी से पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं? तो कहा कि फसल बो रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि फसल बो रहे हैं तो बंदूक क्यों नहीं बोते हैं? तो पूछा बंदूक क्यों बोएंगे? तो कहा बंदूक बोने से ज़्यादा बंदूक पैदा होगा तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हम लोग लड़ सकते हैं। तो ये बचपन से जो उनकी सो समझ का स्तर था उससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जिस राष्ट्रीय आंदोलन के परिवेश में वो पैदा लिए और जो माहौल उनको मिला उस माहौल ने उनको आगे चल करके काफ़ी पुष्पित और पल्लवित होने का मौका दिया। हालांकि उनकी पढ़ाई लिखाई गांव के प्राइमरी स्कूल में ही हुई। कहा जाता है कि जब वो 4ठी क्लास के थे तो उनके घर में, चूँकि उनके घर में सारे लोग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो एक से एक पत्र पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित होता था। तो कहा जाता है कि मैक्सिमम जो पत्र पत्रिका होता था उसको वो 4ठी क्लास में ही पढ़ चुके थे। उसमें से सूफी अम्बा प्रसाद का और ख़ुद उनके चाचा सरदार अजीत सिंह के द्वारा जो लिखा हुआ बुक था उसको भी वो पूरी तरह से पढ़ चुके थे। और जो होता क्या है कि जब गांव का इनका प्राइमरी स्कूल का एजुकेशन समाप्त होता है तब जो है इनका एडमिशन लाहौर में कराने की बात होती है। और लाहौर में जो उस समय था स्थिति कि लाहौर का एक स्कूल था खालसा स्कूल, और उस स्कूल में ज़्यादातर ये देखा जाता था कि सिखों के बच्चे ही पढ़ते थे। तो उनके पिताजी सरदार किशन सिंह ने भगत सिंह का एडमिशन उसी खालसा स्कूल में कराने के लिए एक दिन पहुंच गए।
आज जब वहाँ वो पहुँचे तो देखते क्या है कि प्रार्थना का टाइम था और बच्चे लोग प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना में गा क्या रहे थे, गॉड सेव द किंग। तो गॉड सेव द किंग जो प्रार्थना हो रहा था उसको देख करके सरदार किशन सिंह चौंक गए कि हम ऐसे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन क्यों कराएंगे जिस स्कूल में अंग्रेज़ राजा के अंग्रेज राजा के बारे में जो है प्रार्थना किया जा रहा है कि उन्हें ईश्वर उनको दीर्घजीवी बनाए, जैसो लंबी उम्र दे। तो नतीजा क्या होता है कि इस सीन को देख करके सरदार किशन सिंह वहाँ से अपने बेटे भगत सिंह को लेकर के वापस हो जाते हैं। और वापस होने के बाद तब वो लाहौर का ही एक स्कूल था, डीएवी स्कूल, उसमें वो एडमिशन करा देते हैं। एडमिशन हो गया और एडमिशन जब हुआ तो जब 7वीं क्लास में ये जैसे वहाँ पढ़ रहे थे डीएवी स्कूल में, उसी समय देश में एक बहुत बड़ी घटना घट गई। वो घटना क्या है हम लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जो है आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। और उस हत्याकांड में क्या कुछ हुआ था हर लोग जान रहा है। तो जैसे ही शाम में ये घटना घटी, चूँकि 5 बजे के आसपास शाम में ये घटना घटी थी, तो रात होते होते ये खबर जो है मैक्सिमम जगह फैल गई। सुबह जब भगत सिंह सोकर उठे तो काफ़ी मायूस थे और जो है मायूसी हालत में ही उन्होंने अपना स्कूल का बैग उठाया, कंधा पर लादा और घर से निकल गए स्कूल जाने के लिए। लेकिन उनका कदम जो है स्कूल की तरफ नहीं बढ़ा, उनका कदम जो है सोचते सोचते बढ़ गया लाहौर स्टेशन की तरफ। और लाहौर स्टेशन आने के बाद वहाँ से ट्रेन पकड़ करके वो सीधे अमृतसर पहुँच गए। और जबकि लाहौर और अमृतसर के बीच की दूरी उस समय 66 मील थी। तो 66 मील की दूरी तय करके वो पहुँच गए आपको अमृतसर। और जब स्कूल में छुट्टी हुआ तो सारे बच्चे अपने अपने घर गए, भगत सिंह घर नहीं पहुँचे। नतीजा क्या है कि उनके घर वालों के बीच में कोहराम मच गया कि भाई 7 साल की है, 7वीं क्लास का हमारा बच्चा है, गया तो कहाँ गया। और लोग काफ़ी तनाव में रहने लगे। लेकिन ये 7वीं क्लास का बच्चा करता क्या है उस दिन, वो लाहौर से सीधे पहुंच गए अमृतसर। और अमृतसर में उस दिन कर्फ्यू लगा हुआ था, सारा सड़क जो है सुनसान था, यहाँ तक कि लोगों के घरों का खिड़की तक बंद था और जनरल डायर का आतंक था। लेकिन ये बच्चा अमृतसर स्टेशन पर उतरता है, कंधे पर स्कूल का जैसो थैला लादे हुए सीधे पहुंच जाता है जालियांवाला बाग। और जालियांवाला बाग जब पहुंचता है तो देखता है लाशों की ढेर और पूरा जो है मिट्टी खून से सनी हुई है। ये वहाँ थोड़ा देर जैसो पूरा जैसो चारों तरफ देखते हैं लाश को और खून को। उसके बाद जो है वो खून से रंगी हुई मिट्टी वो उठाते हैं और माथे पर तिलक के तौर पर उस मिट्टी को रगड़ लेते हैं। उसके बाद फिर अपना स्कूल का जो थैला था, उनके पास बैग था, उसको खोलते हैं। उसमें एक उनके पास शीशी था, उस शीशी में खून रंगा हुआ जो है वो मिट्टी भर लिया। और जो है उसके बाद उस मिट्टी को मतलब जालियांवाला बाग को इन्होंने नमन किया। और उसके बाद फिर वहाँ से अमृतसर स्टेशन पहुँचे और अमृतसर स्टेशन से बिना डरे हुए कि कर्फ्यू है, गोली मार दिया जाएगा, जैसो 371 लोग हैं, 379 लोगों को तो गोली मारा गया, ये सरकार का आंकड़ा था। जबकि राष्ट्रवादियों का आंकड़ा था कि 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो बिना डरे वो फिर वहाँ से निकले और जैसो ये आपको अमृतसर स्टेशन पहुँचे, ट्रेन पकड़ करके लाहौर आए। और लाहौर जब पहुँचे तब तक अंधेरा हो चुका था। तो जब इनको घर आता हुआ जैसो लोगों ने देखा तो काफ़ी जैसो वो लोग खुश हुए। और इनकी एक छोटी बहन थी, नाम था उनका अमर कौर। तो वो अमर कौर जो थी इनको बहुत इनसे प्यार करती थी। वो दौड़ करके आई, इनसे जैसो लिपट गई और पूछने लगी भैया तुम कहाँ गया था। तो ये उस समय कुछ नहीं बोले, सीधे घर आए, अपने कमरे में गए और बैग से जो है वो शीशी निकाल करके अलमीरा में वो रखने लगे। तो उनकी बहन पूछती है ये क्या है, तो बोले शीशी है। तो ये कहाँ से लाए हो, तो इन्होंने कहा कि अमृतसर से लाया हूँ, जलियांवाला बाग से।
तो कहा कि क्या तुम जलियांवाला बाग गया था? तो हाँ हम गए थे। तो कहा कि इस शीशी में क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है जो लोग शहीद हुए हैं उनका खून से रंगा हुआ मिट्टी है। तो इनकी बात चूँकि इनसे उम्र में छोटी थी, आप समझ सकते हैं कि भगत सिंह 7वीं क्लास के छात्र थे, तो उनसे छोटी इनकी बात थी, वो कितनी समझती। वो केवल जो है आश्चर्यजनक ढंग से पूछी और स्तब्ध रही, और जो उसके बाद कहा कि तुम खाना खा लो। हालांकि वो खाना उस रात नहीं खाए, हम सो गए। तो ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ, लेकिन इस घटना का उनके दिमाग पर ज़बरदस्त असर पड़ा कि आखिर अंग्रेज शासन हमारे देश में कर रहा है, तभी तो एक शांति प्रिय जनता को, जो कि अपने अधिकारों के लिए एक मीटिंग कर रही थी, उस पर अंधाधुंध गोली जैसो चला करके सैकड़ों लोगों को मार दिया। तो ये इन बातों का उनके पर काफ़ी जैसो गहरा असर हुआ, और वो चिंतन मनन में जैसो कर ही रहे थे कि उसी के कुछ ही समय के बाद हम देखते क्या हैं कि असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। और गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत करते हैं 1920 से 22 तक उनका आंदोलन होता है। फिर उसमें उनकी भागीदारी होती है, जिस पर हम लोग कल चर्चा करें तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो इस तरह से समीर सर ने कई तरह की अनसुनी बातें हमें बताई भगत सिंह से जुड़ी हुई, कि किस तरह वो बचपन में क्या सोचते थे, क्या सब बातें उन्होंने कही। और आने वाले एपिसोड में हम और भी कई तरह की अनसुनी कहानियां लेकर आएंगे, मगर ये अनसुनी कहानी आज़ादी से जुड़े किरदारों की होगी, उन शख्सियतों की होगी जिस शख्सियत का नाम लेते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जिन्हें का नाम लेते ही हमारे अंदर देशभक्ति की भावना बढ़ जाती है। तो इस तरह के जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। जय हिंद।